बर्मिंघम में पांचवें दिन वही हुआ जिसका डर या जिसकी बात चल रही थी चौथे दिन से। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, जहां पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनर वसीम जाफर। लेकिन वसीम, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी आसानी से इंग्लैंड को ये जीत मिलेगी। हालांकि सीरीज आखिरकार 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डरावनी जीत कह सकते हैं इंग्लैंड की। बिल्कुल। एक तरह से ये एक्सपेक्टेड था। फिफ्थ मॉर्निंग में अगर कोई मिराकल होता या 2 या 3 विकेटें मिलती तो तब शायद इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन जॉनी बेस्टो और जो रूट जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, बड़ा उन्होंने काम मुश्किल कर दिया। पूरी दोनों ही इनिंग में जिस तरह से जॉनी बेस्टो ने बल्लेबाजी की, एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी कि लगातार चौथी बार इन्होंने रन चेस करके टेस्ट मैचेस जीते हैं। 3 न्यूजीलैंड के सामने, इस बार इंडिया के सामने तो और बड़ा स्कोर था। लेकिन जितनी आसानी से ये स्कोर को चेस किया है, आपको उनकी दाद देनी होगी। दोनों ही बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं एक एक करके। जो रूट तो वैसे भी लगभग 1.5 साल से बहुत अविश्वसनीय फॉर्म में रहे हैं, बल्कि इस पूरे सीजन में या इस पूरे सीरीज में उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, 100 से अधिक के औसत से। और वहीं जॉनी बेस्टो, जैसे आपने कहा, न्यूजीलैंड के सीरीज से ही बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। तो बतौर एक बल्लेबाज आप खुद ये बताइए कि जब आप ऐसे फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो किस तरीके से आप उसे नियंत्रित करना कितना जरूरी होता है, और वो कितने आसानी से या कितने अच्छे से इन दोनों ने किया कि जिस तरीके से मेरिट ऑफ द बॉल पे कैसे खेला जाए उसी तक सीमित रखा खुद को। जी हाँ, आई मीन बेस्टो, इवन तो हम सब जानते हैं कि बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, बहुत अटैकिंग अप्रोच लेते हैं। लेकिन आप दोनों ही इनिंग में अगर उनको देखोगे तो जब बॉलिंग अच्छी हो रही थी या बॉल स्विंग हो रहा था या थोड़ी बहुत बुमराह या शामी ने जब उनको दिक्कतें दी, तो उन्होंने बिल्कुल वो फोर्थ या फिफ्थ गियर वाला अप्रोच नहीं लिया था शुरू के। तो इनफैक्ट पहले इनिंग में ऑलमोस्ट 13 या 14 रन पे थे 60 बॉल खेल कर। लेकिन उसके बाद जो गियर शिफ्ट किया, तो वो आपको उनकी ये चीज़ की दाद देनी होगी कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कंडीशंस कैसी है, उस चीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल वन डायमेंशनल नहीं खेलते। तो आई थिंक ये आपको दर्शाता है कि एक प्लेयर जो 80 प्लस टेस्ट मैचेस खेल चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, वो एक एक तरह से खेलने में ही आदी नहीं है। और जब आपको उस तरह से अगर डेंजरस प्लेयर है कि आप फील्ड ऊपर लाते हो, तो वो ऊपर से मारने में भी काबिलियत रखते हैं। और साथ में जो जो रूट जिस तरह से खेल रहे हैं, उनको हम नहीं देखते कि वो कहीं ऊपर से मारते हैं। लेकिन जिस तरह से वो शॉट्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट 75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी वो भी करते हैं। तो बॉलिंग के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि आपको इन एंड आउट फील्ड रखनी पड़ती है, आप ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख पाते हो। आप सिंगल्स भी आप देते रहते हो। दोनों ने रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत बढ़िया की है। तो एक तरह से आप एज एन ऑपोजिशन बिल्कुल आप एक डायलेमा में डाल देते हो कि आप किस तरह की फील्ड लगाए, क्या लेंथ डाले। और दोनों एक दूसरे को आई फील के बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो दाद देनी होगी जिस तरह से इंग्लैंड ने ये अप्रोच थ्रू आउट इस समर में रखा है, और जिस तरह से बेन स्टोक्स और इवन ब्रेंडन मैकलम उनको एक तरह से फ्री हैंड उनको दिया है कि आपको जिस तरह से खेलना है आप खेल सकते हो, आपको जो अप्रोच लेना है ले सकते हो। तो क्रेडिट आपको देना चाहिए कि 4 रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर फैशन में आए हैं। और प्रोबेबली ऐसे मुझे लगता है कि मॉडर्न मतलब आगे जाके जो क्रिकेट हम टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे, बहुत सारी टीमें इस अप्रोच को लेना पसंद करेगी। जी हाँ, जहां एक विजयी टीम की जरूर प्रशंसा होगी, तो जो टीम हारी है, जाहिर सी बात है कि उसका विश्लेषण भी होगा कि गलती कहाँ से हुई। तो यही बात करते हैं कि चौथी पारी में भारतीय टीम से आखिरकार क्या गलतियां हुई। आपने चौथे दिन के खेल के बाद भी कहा था कि शायद भारत थोड़ा और अग्रेसिव अप्रोच ले सकता था अपने फील्ड प्लेसमेंट्स को लेके, अपने बॉलिंग चेंजेस को लेके। क्या आप मानते हैं कि पांचवें दिन भी यही गलती रही कि बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा लगा जैसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जीत मिल गई। बिल्कुल। अगर आप बहुत आसानी से अगर किसी बैट्समैन को आते ही अगर आप सिंगल्स देते हो, तो उसको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। आप एक एक बॉलर आप बैट्समैन को सेट भी नहीं कर पाता है कि वो लगातार उसके सामने 4 या 5 या 1 ओवर बॉलिंग करे, क्योंकि लगातार स्ट्राइक रोटेट होती रहती है, वो प्रेशर नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी डिफेंसिव हो गया और फिर डिफेंसिव ही रह गया। ये थोड़ा सा एक मैं कहूंगा कि कैट एंड माउस वाला गेम करने की जरूरत थी कि आप थोड़ी देर के लिए डिफेंसिव हो जाते, फिर एक बार फिर अटैक करते और देखते कि बेस्ट और रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं। शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि थ्रू आउट हमने देखा कि सिर्फ एक ही स्लिप लगी हुई थी।
और ज्यादा कैचिंग ऑप्शन नहीं थे आपके पास, तो बल्लेबाज को भी पता है कि अगर वो फॉल शॉट खेलता है तो वहां पर कोई फील्डर नहीं खड़ा है, और आप अगर मिड ऑफ मिड ऑन को भी पीछे रखते हो तो आपको सिंगल्स भी बहुत आसानी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील थोड़ी सी शायद ये गलती हो गई भारत से, कि थोड़ी देर के लिए वो उनको रिस्क लेने की जरूरत थी, वरना ऐसे लगा कि बेस्ट और जो रूट को ज्यादा दिक्कत नहीं करने पड़ी। चलिए बात करते हैं, हम हमेशा सीरीज जब खत्म हो जाता है तब बात करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। भारत के लिहाज से ये काफी बड़ी हार है, क्योंकि WTC के जो अंक तालिका पे अगर हम नजर डालें तो भारत उसी स्थान पे है, लेकिन जो पॉइंट्स परसेंटेज है वो 58 से गिर के अब 53 तक आ गया है। और वहीं सिर्फ पाकिस्तान हमारे या भारत के बस थोड़ा सा पीछे है, और इंग्लैंड के लिए जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी वो 7वें स्थान पे है। पूरे सीरीज में अगर नजर डालें वसीम, तो टॉप स्कोरर्स में सबसे पहले जो रूट है, उसके बाद जॉनी बेस्टो है, उसके बाद कोई भारतीय बल्लेबाज आते हैं। तो हालांकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 23 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजों ने इस पूरे टेस्ट सीरीज में काफी निराश किया। बिल्कुल, और ये बात मैं बार बार एक्चुअली कहते आ रहा हूँ कि इस भारतीय टीम को अगर कोई चीज रोकती है वन ऑफ द ग्रेट टीम्स बनने से, स्पेशली अवे फ्रॉम होम, तो वो भारत की बल्लेबाजी है। अगर भारत लगातार 400 या 400 के ऊपर रन बनाता है तो भारत के पास वो बॉलिंग है, वो फास्ट बॉलिंग भी है, वो स्पिन का अटैक भी है, जो आपको इंडिया से बाहर लगातार टेस्ट मैच जिता सकता है। लेकिन आई थिंक भारत की बैटिंग हमको हमेशा निराश करती है अवे फ्रॉम होम, और ये इसी वजह से जो साउथ अफ्रीका में भी हमने सीरीज हारी, इंग्लैंड में हम जीत नहीं पाए, इवन न्यूजीलैंड में हम सफल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये बैटिंग बहुत मुझे ऐसे लगता है कि दे हैव टू स्टैंड अप। कहीं ना कहीं जो मिडल ऑर्डर हमारा है, इससे पहले अजिंक्य खेल रहे थे, रोहित और केएल हैं जो जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किया है अवे फ्रॉम होम। लास्ट सीरीज में भी अगर हम देखें तो रोहित ने लास्ट टेस्ट मैच में रन बनाए थे, केएल ने रन बनाए थे, पंत ब्रिलियंट रहे ओवरऑल। अगर हम देखें तो एक तरह से भारत के आउटस्टैंडिंग बैट्समैन अगर आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत डेफिनेटली नंबर 1 पे होंगे। जडेजा ने कई बार इंडिया को बचाया है वो कोलैप्स से, फर्स्ट इनिंग में भी उन दोनों ने ये काम किया था। अश्विन ने कई मरतबा ये किया है। वो टॉप ऑर्डर मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत स्टैंड अप नहीं करता अवे फ्रॉम होम। उसी वजह से कहीं ना कहीं हम वो टेस्ट मैचेस जो जीतने चाहिए वो नहीं जीत पाते, सीरीज जो जीतनी चाहिए नहीं जीत पाते। तो भारत की बैटिंग को थोड़ा बेहतर होना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 4 5 अगेन मैं कहूँगा, विराट कोहली ने, हम सब जानते हैं कि 2 साल से 100 नहीं बनाया, हालांकि वो इससे पहले हैज बीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। पुजारा, अजिंक्य रहाणे, बट आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमको इम्प्रूव होना होगा, क्योंकि भारत के पास गेंदबाजी है कि वो लगातार 20 विकेट निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लगातार 350 400 रन इंडिया से बाहर बनाने होंगे। चलिए, इस 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पांचों दिन आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।